चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। हमारे सिर्फ क्वेश्चन बैंक के 2 होमवर्क्स बचे हैं, वो हम बाद में चेक करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे जाते हैं, दैट इज चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, सो अब तक बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे कि डेप्रिसिएशन लगाना है तो कैलकुलेट कैसे करना है, फिर उसके बाद हम एक अकाउंटिंग का उसका तरीका सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड ही बीच में से चेंज कर देते हैं, ओके, लाइक हम एसएलएम पे कैलकुलेट कर रहे थे और फिर अचानक हम ये ऐसा डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, अभी हमको रियलाइज हो रहा है कि ये मशीन इक्वल बेनिफिट नहीं देती है, ये मशीन डिक्रीजिंग पैटर्न में बेनिफिट देती है। सो आइडियली हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हमने डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए इन द डिक्रीजिंग पैटर्न। ओके, सो वी डिसाइड कि अरे इसको ना एसएलएम पे नहीं लगाना है डेप्रिसिएशन, हमें डब्ल्यूडीवी पे लगाना है। तो अगर हम ऐसे हमारी मेथड चेंज कर देते हैं तो क्या हम बीच में से ऐसी मेथड चेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर उसका अकाउंटिंग कैसे होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो हेडिंग दे दो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारी एसेट अकाउंट है ये, और हमने अकाउंटिंग करने का तरीका क्या सिलेक्ट किया है? सो हमने कैलकुलेशन करने का तरीका एसएलएम मेथड सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। अकाउंटिंग करने का तरीका ये सिलेक्ट किया है कि हम डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने ईयर नंबर 1 में लेट्स से 100 रुपए की एसेट खरीदी। सो यहाँ पे ईयर 1 में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 100। नाउ लेट्स से इसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है। स्टार्टिंग में हमें लगा कि ये बेनिफिट कैसे देगा, तो हमने बोला इक्वल पैटर्न में ये एसेट बेनिफिट देगा, ऐसे हमें एक्सपेक्टेड है। इसके लिए हमने डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड पे लगाया कि 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू पर ईयर डेप्रिसिएशन 20। सो हमने फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्री मारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन कर दिया 20। जैसे पहला साल खत्म हो गया, इसका बैलेंस आ गया 80, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 ईयर नंबर 2। ओके, सेकेंड ईयर में भी हमने बोला ठीक है चलो पूरा सेकेंड ईयर खत्म हो गया, अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सो बाय डेप्रिसिएशन 20, और यहाँ पे कितना आ गया, अगेन बैलेंस विल बी 60। ओके, थर्ड ईयर में मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 60 का, और अब मुझे एक्चुअली वो मशीन के परफॉर्मेंस से ये पता चल रहा है कि वो जो मशीन है वो डिक्रीजिंग पैटर्न में एक्चुअली बेनिफिट दे रही है। उसने ईयर नंबर 1 में थोड़ा हायर बेनिफिट दिया था, ईयर नंबर 2 में थोड़ा सा कम हो गया, ईयर नंबर 3 में बेनिफिट और थोड़ा कम होना एक्सपेक्टेड है। सो आइडियली नाउ आई फील द मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन शुड बी WDV। सो थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स अब मुझे WDV करना है। सो अब क्वेश्चन मार्क है कि मैं करूँ क्या। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अगर हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि एसएलएम से WDV पे जाना है, तो मैम पहले 2 साल के भी फिर डेप्रिसिएशन चेंज करने पड़ेंगे,
क्योंकि हम पहले साल से जब डेप्रिसिएशन लगा रहे थे तो हमने इक्वल लगाया 2020, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, अभी हम तीसरे साल पे आए हैं। मैम अगर अभी हमें एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे जाना है तो पहले 2 साल के डेप्रिसिएशन भी चेंज करने पड़ेंगे क्या? देन द आंसर इज नो। Okay, now please understand this very carefully. When we select a method, जब हम डेप्रिसिएशन का कोई भी मेथड सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये मेथड सिलेक्ट करना एक एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट मतलब अंदाज लगाते हैं हम। किस चीज का अंदाज लगाते हैं? कि एसेट बेनिफिट कौन से पैटर्न में देगा। जब हमने ईयर नंबर 1 में एसेट को खरीदा था तब मैंने एस्टिमेट किया था कि आई थिंक मे बी फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड्स और द नेचर ऑफ दैट मशीनरी कि वो जो मशीनरी है वो इक्वल बेनिफिट देगी। ये मेरा एक एस्टिमेट था। ओके, और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं। नाउ ईयर नंबर 1 एंड ईयर नंबर 2 में मैंने कुछ गलत किया है क्या? देन द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज सी ईयर नंबर 1 एंड 2 में मेरे पास जो बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे आई डिड एवरीथिंग दैट वाज करेक्ट। सो ऑफ द बेस्ट ऑफ all the information I had all reasons to believe that this machinery is going to give me equal benefits. ये मैंने एक अंदाज मारा और जो उस टाइम पे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी उस हिसाब से ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 में मैं परफेक्ट थी, और इसके लिए मैंने एसएलएम सिलेक्ट किया और मैंने ये एस्टिमेट किया और फिर मैंने एसएलएम मेथड सिलेक्ट किया और ईयर नंबर 1 और 2 में एसएलएम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया। However, when year number 3 came, I got to know some new information. अब मुझे past record से पता चला कि अरे इसके benefit का pattern कुछ अलग है। So now there is change in circumstances which require कि estimate भी change करना पड़ेगा। So अगर तुम्हें तुम्हारा accounting estimate कभी भी change करना पड़ सकता है, then it is always accounted for prospectively. Okay, so whenever there is change in accounting estimate, it is always accounted for prospectively. prospectively का मतलब होता है कि henceforth जिस ईयर में आप चेंज कर रहे हो उस ईयर से लेके आगे के ईयर्स तक आपको पीछे की ईयर्स को हाथ लगाना नहीं है। ओके, जब आप कोई चीज पीछे से चेंज करते हो उसे रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। रेट्रो पुराना मतलब पुराने से तुम चेंज करते आ रहे हो, बट जब तुम अकाउंट्स में हमेशा ये याद रखो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बोलता है, तुम ये इंटर लेवल पे सीखोगे कि अकाउंट्स में काफी जगह पे तुम्हें एस्टिमेट करने पड़ते हैं, और जब भी तुम एस्टिमेट करते हो तो उस टाइम के हिसाब से जो तुम्हारे पास बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है तुम एस्टिमेट करते हो। सो दैट इज व्हाई इफ द एस्टिमेट चेंजेस देन ईयर नंबर 1 एंड ईयर नंबर 2 आर नॉट यू, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने ईयर नंबर 1 एंड 2 में कुछ भी गलत किया है। उस साल में ईयर नंबर 1 के एंड में जब ईयर नंबर 1 खत्म हो गया तुमने डेप्रिसिएशन लगाया, एज पर यू एज पर वॉट एवर इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल तुम परफेक्ट थे। ईयर नंबर 2 में भी तुम सही थे। अब ईयर नंबर 3 में जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है तुम्हारे पास तो तुम्हें एस्टिमेट चेंज करना पड़ा। एंड एस्टिमेट है ना, ये हम पहले ही बोल रहे थे हम अंदाज लगा रहे हैं, तो जब एस्टिमेट चेंज करना पड़ेगा तो तुम रेट्रोस्पेक्टिवली कभी हाथ नहीं लगाते हो। जो बदलेगा नई इंफॉर्मेशन आई है, अब नाउ वॉट एवर विल चेंज हैज टू चेंज प्रोस्पेक्टिवली। सो आई एम नॉट गोइंग टू टच डेप्रिसिएशन, I am not going to change depreciation of year number 1 and year number 2. I will now have to recalculate the depreciation for year number 3, 4 and 5. इधर तक क्लियर है? हाँ बट मतलब ये हमारा एग्जाम्पल है ना, और तुम्हें कब पता चलेगा? थर्ड ईयर में ही पता चल रहा है, फर्स्ट ईयर में तो तुमको पता ही नहीं चलेगा आयुष। बट सेकेंड में भी तुम्हें पता चल सकता है, अगर तुम्हें वैसे लग ही रहा है कि थर्ड ईयर में, तब सेकेंड ईयर के एंड में तुम्हें पता चला, इसलिए तो तुम जाके थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स चेंज करने का सोच रहे हो ना।
हाँ, तुम तभी भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन ली है कि सेकेंड ईयर का हमने SLM, एक सेकेंड ना, मुझे लैपटॉप चार्जिंग में लगा दो। हाँ, सेकेंड ईयर का भी SLM से ही रिक्वायर्ड था। इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर दैट यू रियलाइज दैट नाउ यू हैव टू चेंज इट। तुम्हें जो पॉइंट पे पता चले तुम वो पॉइंट से चेंज करोगे। हाँ हाँ, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में से लिया है कि थर्ड ईयर के बिगिनिंग से करना है। हाँ, सो अभी क्या करेंगे, हमें डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर ईयर नंबर 3, 4 एंड 5। इधर तक समझा है सब लोगों को? यस, पूनम, गरिमा। पूनम कहाँ गई? पूनम, हाँ, मुझे लगा सुबह भी सो गई पूनम। यस, चलो। सो अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मुझे WDV मेथड के अंडर ऑफ कोर्स रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अज्यूम करो मेरे रेसिडुअल वैल्यू 0 है, ठीक है? तो मैं रेट कैसे निकालूंगी? 1 माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ये मेरा फॉर्मूला होता है, करेक्ट? यस, सो 1 माइनस, अब प्लीज अंडरस्टैंड, अब मुझे डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए लगाना है? 3, 4 एंड 5। सो दैट इज वाई माई n विल बी 3 ओनली। ओके, नाउ माई रेसिडुअल वैल्यू इज एक्चुअली 0, लेकिन मैं 0 ऊपर ले लूंगी तो वो फॉर्मूला हिल जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज हाउ मच? 0। सो फिर वो गलत हो जाएगा, इसके लिए हम रेसिडुअल वैल्यू 1 वगैरह भी ले सकते हैं। तो अगर हमें चाहिए तो हम रेसिडुअल वैल्यू 1 ले लेते हैं। और इसका कॉस्ट कितना लेंगे अभी? सी नाउ ईयर नंबर 1 एंड ईयर नंबर 2 खत्म हो गया है मेरे लिए। ओके, उधर मैं कुछ भी टच नहीं कर सकती हूँ। मुझे अभी टेक्निकली क्या करना है? मुझे टेक्निकली ये जो 60 रुपए है, ये ईयर नंबर 3, 4 और 5 में डेप्रिशिएट करना है, जो मैं 20 20 20 करके करने वाली थी, लेकिन अभी मुझे तरीका चेंज करना है। सो मेरे लिए कॉस्ट क्या है अभी? 60। अभी मेरे लिए 100 कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? 60 पे। अभी नवा गढ़ी नवा राज्य वैसा है वो। आधे लोगों को समझा नहीं होगा ये। हाँ, आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट इसका मतलब सिंपल ये रहता है कि इट इज लाइक इट इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्टोरी ऑल टुगेदर। अब पहले 2 साल भूल जाओ, हमारे लिए अभी ऐसा हो गया है कि 60 रुपीज की एसेट है जो 3 साल पे डेप्रिशिएट करनी है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट कितना लेंगे? 60। क्लियर है क्या? ये निकालो, रेट कितना आता है? थर्ड रूट कैसे निकालोगे? तूने 1 नहीं किया माइनस? और ऑफ कोर्स दिस इनटू 100। कुछ 74.44% आ रहा है क्या? निकालो, सब निकालो। मुझे पता नहीं मेरे अंडर रूट का फॉर्मूला याद है क्या मुझे ठीक से? राइट, 74.44%। चलो देखते हैं अगर हम इससे डेप्रिसिएशन लगाएंगे अभी तो सही चीज हो रही है क्या। अब देखो, तो ईयर नंबर 2 में हम डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 60 इंटू 74.44%, सो विच इज 45। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, ईयर 3, हाँ। तो अभी मेरा बैलेंस कितना बचेगा? 15 का। जो ईयर नंबर 4 में हम 15 लेके आएंगे, फिर 15 में कितना लगेगा?
इंटू 74.44%, मतलब 11.16, तो 11 ले लेते हैं, तो मतलब 4 बचेगा। और तुम 4 ईयर नंबर 5 में लेके आओगे और 5th ईयर के एंड पे तुम 4 का 74.44% लगाओगे, मतलब 3 लगेगा। देखो तो बराबर उसका रेसिडुअल वैल्यू हमको 1 चाहिए ना, तो बैलेंस 1 बच जाएगा। मतलब एक्चुअली तो हम 1 भी नहीं बचने देंगे क्योंकि उसका वैसे कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, तो हम इसे फुल्ली डिप्रिसिएट कर देंगे 4 लगा के। वाह, क्लियर है क्या तुम लोगों को कि जब भी तुम्हारा चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होगा तो तुम क्या करोगे, पहले वाले सालों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे। जिस साल में तुम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हो उस साल के जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो तुम्हारा नया कॉस्ट है और वो तुम्हें बचे हुए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना है यूजिंग द न्यू मेथड। सिंपल और एब्सोल्युटली क्लियर। इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डेप्रिसिएशन में कि आपको सम दिया होता है, तो ऐसे भी देंगे कि आपने परचेज की है एसेट, फिर बीच में सेल की है, उसके बाद एसेट्स बची हुई है एंड उसके बाद तुमने एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में ट्रांसफर कर दिया या डब्ल्यूडीवी से एसएलएम में। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। So this is very important topic even from the CA इंटर point of view, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसका एक टॉपिक है। तो पहले हम नोट लिख लेते हैं एक नोटबुक में। ये एग्जाम्पल लिख लो पहले और फिर नीचे नोट लिख के देखो। नहीं नहीं, इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि तुम्हें क्या कर रिमेंबर, वो भी क्या कर कंसेप्ट समझा होगा तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। हाँ बोलो। ज्यादा करके यही मेथड यूज होते हैं बट जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो ये पूछेंगे कि चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ है तो कोई मेथड से कोई भी मेथड पे जा सकता है। यूजुअली एसएलएम से डब्ल्यूडीवी या डब्ल्यूडीवी से एसएलएम ज्यादा यूज होता है, बट इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं। जा सकता है ना उधर से भी। अब उनको बीच में से ही पता चला कि उतना ही प्रोडक्शन होने वाला है वगैरह, थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है वो कि खींच तान के उसको लाना। इसलिए प्रैक्टिकली सिंस ज़्यादा एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड्स यूज होते हैं तो प्रोबेबली इंस्टीट्यूट एटलीस्ट ऐसे सम्स में तो एसएलएम डब्ल्यूडीवी पूछ सकती है, लेकिन टेक्स्ट बुक में सिंस सारे मेथड्स हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, वो उल्टा हो गया अभी।
भूषण बोला मैम कैन यू स्क्रॉल डाउन, और तू बोला मैम 2 मिनट। एक्चुअली ना इससे रिलेटेड थोड़े से लिमिटेड क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में, तो मैं ये करने वाली हूँ कि प्रोबेबली कल या मंडे को सिर्फ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन यूजफुल लाइफ एंड चेंज इन रेसिडुअल वैल्यू, इसकी प्रैक्टिस के लिए 3-4 क्वेश्चन निकालती हूँ, तो और एक क्वेश्चन बैंक बनेगी इसकी, बट 3-4 क्वेश्चंस वाली, तो वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ होमवर्क दे दूंगी, कुछ क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक एग्जाम्पल देखो, उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ मशीन है 10,50,000, उसका रेसिडुअल वैल्यू है 50,000 एंड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर फर्स्ट 2 years and thereafter decides to adopt return down value method by charging depreciation at 25%. This 25% is calculated based on useful life. Okay, you are required to calculate depreciation for the third year. तो तुमको ये इंफॉर्मेशन दी है और वो क्या बोल रहे हैं कि 2 साल तक हमने SLM मेथड यूज किया है, थर्ड ईयर से हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं और थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन WDV मेथड से लगाना है, जिसका परसेंटेज होगा 25%। तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा मुझे कैलकुलेट करके बताओ, तुम्हारे पास 2 मिनट है, नोटबुक में वर्किंग करो और इसका। हाँ दिखाओ ना। चलो मेरा अभी क्या कितना आना चाहिए, ओके। पूनम का आ रहा है 2,10,000। 2,34,000 समथिंग। और भूषण तुम्हारा कितना आ रहा है, गरिमा? चलो करके देखते हैं। सपोज ये मेरा अकाउंट है, ओके। हमेशा ना इसमें अकाउंट ड्रॉ करके किया करो, क्यों तुम्हें समझेगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकती है इसलिए। सो यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मशीन है 10,50,000, करेक्ट। तो तुमने 10,50,000 लिया होगा, तुम्हारा पहले साल का डिप्रिसिएशन 1,00,000 होगा। 10,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1,00,000।
यस, सो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख होगा, इसके बाद तुम्हारा बैलेंस बचा होगा 9,50,000। क्या क्या नहीं लिया पूनम? अब 9,50,000 पे और 1 लाख माइनस होगा और यहाँ पे आएगा 8,50,000। अब थर्ड ईयर के बिगनिंग में तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000। अब 8,50,000 से तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 25%, सो इंटू 25%, सो दैट इज 2,12,500। क्या गलत किया तुम लोगों ने बताओ? SLM 1 लाख डेप्रिसिएशन निकालते वक्त क्यों? अब मैं तुम्हें इतना सब कुछ सिखाऊंगी और तुम जाके ऐसे मिस्टेक्स करोगे तो मुझे बताओ ये जस्टिफाइबल है कि ऐसे मिस्टेक्स? एटलीस्ट ऐसी तो गलती करके आओ कि ऐसे मुझे बुरा लगे थोड़ा कि अरे हाँ भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कुछ इन लोगों ने बेचारों ने दिमाग लगाया और नहीं आया। ये तो एकदम आपके सामने चीजें कि तुम कर नहीं रहे हो। अब तो आएगा ही ना, मैंने करवा दिया। लिख के रखो पूनम, वहां पे रेसिडुअल वैल्यू देखो। चलो सबको क्लियर है ये? आगे जाना है? चलो उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया है, देखते क्या है। इलस्ट्रेशन 8 देखो। Messrs. Anshul and Company commenced business on 1st January 2015 when they purchased a plant and equipment for rupees 7 lakh. ठीक है। They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchase of plants have been 1 जनवरी 2016 को उन्होंने 1,50,000 का एक प्लांट खरीदा है एंड 1 जनवरी 2019 को उन्होंने 2 लाख का प्लांट खरीदा है। ऑन 1 जनवरी 2019 it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis. On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets which are purchased before 1st January 2019 with no scrap value, and 10 years for the assets purchased on 1st Jan 2019. ठीक है, तो तुम्हें बताया है required calculate the difference in depreciation to be adjusted in plant and equipment account for the year ending 31st December 2019. शान क्या डिफरेंस मतलब देखो ना कि 2019 में अगर WDV मेथड से प्रोवाइड किया होता तो कितना होता था, SLM मेथड से प्रोवाइड किया तो कितना आएगा। अकाउंट नहीं बनाना है तुम्हें, तुम्हें कैलकुलेट करना है कि जब 2019 में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगा तो क्या होगा। ठीक है, तुम क्वेश्चन वापस पढ़ोगे, मैं तुम्हें 10 मिनट्स देती हूँ इसे सॉल्व करने के, और प्लीज एकदम फोकस से सॉल्व करो। ये 10 मिनट में मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा, कंसंट्रेशन से अप्लाई करो कंसेप्ट और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। क्या समझ नहीं आ रहा है? ओके 78,000 कुछ तो आ रहा है। ठीक है पूनम तुम्हारा? अरे बताओ। 2019 में तुम कितना डिप्रिसिएशन लगाओगे तुम्हें ये बताना है। हाँ
पूनम, एग्जाम में ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे पास ICI सामने बैठा होगा क्या तुम्हारे ये क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए? फिर क्वेश्चन हमें खुद को ही इंटरप्रेट होना चाहिए कि हमें क्या देना है। चलो मैं पढ़ती हूँ, मैं सॉल्व करती हूँ, देखो तुमने, और फिर मुझे बताओ कि कहाँ पे अटक रहे हो। देखो उन्होंने बोला है मेसर्स अंशुल एंड कंपनी, उन्होंने बिजनेस चालू किया था 2015 में, जब उन्होंने एक प्लांट एंड मशीन इक्विपमेंट खरीदा था 7 लाख में। सो ठीक है, तुम लिखते जाओ ना, तुम जैसे जैसे चीजें लिखते जाओगे तुम्हें सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। सो मेरे पास सपोज पर्टिकुलर्स, मेरे पास एक 1 जनवरी 15 की मशीन है जिसका परचेज प्राइस कितना है, 7 लाख। ठीक है, फिर उन्होंने आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन WDV बेसिस। ठीक है, ओवर द ईयर्स उन्होंने प्लांट कब खरीदे थे, 1 जनवरी 16 को एक खरीदा 1,50,000 का। सो एक 1 जन 16 को आ रहा है कितने का, 1,50,000 का, और एक 1 जन 19 को शायद से खरीदा है विच इज 2 लाख का। चलो ये 3 प्लांट्स तो हमें दिख रहे हैं जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के डेबिट में जाके गए होंगे। अब इस पे उन्होंने ओवर द ईयर्स 15% पर एनम पे डेप्रिसिएशन लगाया है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2019 में, मतलब साल के पहले दिन पे 2019 के, it was decided that the method of depreciation will now be changed to SLM. On this date, remaining useful life was taken as 6 years for all the assets which are purchased before 1st January 2019 and no scrap value, and 10 years for purchased on 1st Jan 2019. अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी तुम Karen, I hope you are listening, you will understand the method here only. Okay, so now what is going to happen is, अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि 2019 में अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है तो सबसे पहले इतने सालों तक 2019 तक जो भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा था वी कैन नॉट टच दैट। तो तुम वो डेप्रिसिएशन लगा के 1 जनवरी 2019 को जो वैल्यू आई है तुम वो निकालोगे, यस और नो? यस, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 15 लगा होगा एट 25%। सो 7 लाख इंटू 25%, मतलब 1,75,000 माइनस इक्वल टू 5,25,000। क्या, सॉरी सॉरी 15 है क्या? हाँ ठीक है, मैं 15 ले लेती हूँ। 7 लाख इंटू 15%, तो 1,05,000 आ जाएगा, और माइनस इक्वल टू करके 5,95,000 आ जाएगा। फिर तुमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा 16 में 5,95,000 अगेन इंटू 15%, मतलब 89,250, और इसकी वैल्यू आई होगी 5,05,750। फिर डेप्रिसिएशन वो ना ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करके होता है। नहीं, तुम्हें ना ये स्मार्ट तरीके से वर्किंग नोट बनाना आना ही चाहिए, बिकॉज वर्किंग नोट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस अकाउंट्स में, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, कॉस्टिंग में भी। तो ये तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारी आदत हो जाएगी फिर। अब 17 में क्या करोगे, इंटू 15%। हाँ पहले ये खत्म कर देती हूँ और फिर वो करती हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर पे इजी जाएगा ना अभी। फिर ये 75,863 ले लिया मैंने। फिर ये 4,29,000 कुछ 887 आ गया, और फिर डेप्रिसिएशन 18 का लगा होगा इंटू 15%,
which is 64,483. तो ये 3,65,404. एक सेकेंड रुको, सॉरी, ये सर के यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स आते रहते हैं, यहाँ पे पॉपअप होते हैं वो. सो 365,404 ये तुम्हारी वो एसेट की वैल्यू है एज ऑन, सो दिस इज WDV एज ऑन 1st Jan 19. इधर तक क्लियर फर्स्ट मशीन के बारे में? यस. सेकेंड मशीन पे क्या हुआ होगा? ऑफ कोर्स 15 में तो उस पर कुछ डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं होगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगना चालू हुआ होगा 16 में. 16 पे उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 15 लाख इंटू 15% विच इज 2,25,000. एक सेकेंड रुको, क्योंकि वो 1.5 लाख है ना, सॉरी, अरे मैंने 15 लाख लिया इंटू 15%, तो इट इज 22,500. ठीक है, हम वो माइनस इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पे 127,500 बचेगा. उसके बाद 17 का डेप्रिसिएशन लगेगा इंटू 15%, दैट इज 19,125. इसकी वैल्यू 108375 हो जाएगी. फिर 18 का लगेगा 16,256. तो ये कुछ 92,119 लग जाएगा. क्लियर है? ये इस सेकेंड मशीन की वैल्यू हो गई 1st Jan 19 तक. यस और नो? और ये सेकेंड वाली जो थर्ड वाली है वो तो 1st Jan 19 पे खरीदे, इस पे अब तक का कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं लगा है. सो मैंने सारे एसेट्स पे जो अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके 1st Jan 19 पे उसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ तक मैं पहुँच गई. 1st Jan 19 I decide that now I want to change the method of depreciation. From this year onwards I want to charge depreciation using SLM method. Correct? So I will not change depreciation of any previous years. I will have to change depreciation of coming years prospectively. तो अब मुझे क्या बोलना है? उन्होंने बोला है कि जो भी एसेट्स आप 1st Jan 2019 के पहले खरीद रहे हो उनकी यूजफुल लाइफ कितनी मानी जाएगी? 6 years. सो यहाँ पे यूजफुल लाइफ मानी जाएगी इसकी भी 6 years, इसकी भी 6 years और इसकी 10 years. यस. तो अभी SLM मेथड में मुझे क्या करना है, एज आई ऑलवेज सेड कि जब तुम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करते हो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ कि ये 3,65,404 ये तुम्हारा नया एसेट का कॉस्ट है जो तुम्हें 6 years में बांटना है. ओके, क्योंकि हम पुराना कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. तो अभी मेरे पास यही ऑप्शन है कि एसेट की जो WDV आती है इट इज टू बी ट्रीटेड एज इफ द न्यू कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड दिस इज टू बी स्प्रेडेड ओवर 6 years इक्वली. So my depreciation for year will be per annum 365,404 divided by 6. तो कुछ 60,900 आ रहा है. इसके केस में 92,119 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 15,353 आ रहा है. और इसके केस में तो अभी आएगा 2 लाख इज डिवाइडेड ओवर 10 years, सो 20,000 आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 20,000. सो फॉर ईयर 2019 मेरा डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20,000 प्लस 15,353 प्लस 60,900 विच इज 96,253. क्या सबको ये समझा? कैरन तुम्हें समझा ये? यस. सो व्हेन वी चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन it is treated as change in accounting estimate, because initially when you select the method of depreciation what you do, you estimate that how that machine is going to give the benefit. So here they initially thought that the machinery will give benefit in the decreasing pattern,
and that is why they selected method as WD. Later on, maybe because of some more information which they got, because of change in circumstances, maybe they realized that actually this value of this of this machine should be spreaded equally over the remaining life, and that is why they switched to next method, that is another method, that is SLM. So whenever you switch the method of depreciation, here there is a change in accounting estimate. Your estimates are now changing because you got some more information. Now it means that whatever you did in previous years, that was perfect as per the information which was available during those years. And that is why we do not touch the depreciation of previous years. We only change the depreciations of next year. So this is called as, this change is called changes done prospectively. Accounts में हमेशा याद रखो, whenever there is change in accounting estimate, it will change prospectively and not retrospectively. क्योंकि तब, और इसका कंसेप्ट समझ लो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तब सालों में, प्रीवियस ईयर्स में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उस हिसाब से तुम सही जा रहे थे, तो उधर के अकाउंट्स उस दिनों के हिसाब से परफेक्ट थे, उधर अभी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जो है वो अभी सिंस न्यू इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली हुई है, कुछ नया चेंज हुआ है, इसकी वजह से जो भी डेप्रिसिएशन चेंज होगा वो हेंस फोर्थ ही होगा। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? Yes. So depreciation will be, if you prepare, they have prepared plant and equipment account. जरूरी नहीं है, they have asked that how much depreciation you will adjust in plant and equipment account for 2019. So for 2019, since no other depreciation was charged, I will have to pass the entry for depreciation for 2019, which is 96,253. हाँ, हाँ, अगर उन्होंने बोला होता कि 2019 यू हैव ऑलरेडी पास्ड द एंट्री यूजिंग WDV मेथड, ओके, लेकिन फ्रॉम 2019 itself you want to charge depreciation using SLM method. So if they give you that they have already passed the entry using WDV method, तो फिर तुम्हें उन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो एडजस्ट कर लेना पड़ता था। देखो वर्किंग नोट को टाइम भी नहीं लगा ज्यादा, एकदम क्लियर है, कोई भी देखेगा तो उसको समझ जाएगा, और तुम ये कैलकुलेशंस वैसे भी करते ही हो। मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वर्किंग नोट इज नॉट एडिशनल थिंग व्हाट यू हैव टू डू। जो तुम कैलकुलेशन वैसे भी करने ही वाले हो, जो तुम्हें लगते ही है, वही तुम्हें वर्किंग नोट में करने हैं। सिर्फ तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि वो करते वक्त थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन कर दो, मतलब डबल काम ना हो। बहुत लोग क्या करते हैं, अलग से कैलकुलेशन करते हैं फिर वर्किंग नोट प्रेजेंट करते हैं, कशाला। चलो हो गया सबका, ये चाहिए तो लिख लो। सबका हो गया? यस। आज पूनम एकदम आयुष की तरह चिल्ल रही है बीच में से, यस मैम, जैसे कभी कभी आयुष चिल्लाता है। देख अभी क्या कर रहा है तू, धीरे आवाज में बात कर रहा है, देख। चलो हेडिंग दे दो। हाँ, और एक कंसेप्ट देखेंगे, रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट छोड़ के बाकी सारे कंसेप्ट खत्म कर देंगे ये चैप्टर के, क्योंकि रीवैल्यूएशन एक साथ लूंगी तो ऊपर से चला जाएगा। किसको? सही है, वैसा ही थोड़ा बहुत। चलो हेडिंग देखो, चेंज इन
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट और एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त हम यूजफुल लाइफ निकालते हैं, हम रेसिडुअल वैल्यू लगता है हमें। अगर 2-3 साल बाद आपको समझ गया कि अरे वो यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट जो किया था वही चेंज हो गया है, या फिर रेसिडुअल वैल्यू का जो एस्टिमेट किया था वही चेंज हो गया है, तो हाउ इट विल इम्पैक्ट ऑन द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वो देखना है। लिख के हो गया है? यस, चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक एसेट खरीदी 100 में, ठीक है, और मैंने बोला कि इसकी रेसिडुअल वैल्यू है 10 एंड मुझे लग रहा है कि उसकी यूजफुल लाइफ थी लाइक होगी 10 years, ठीक है। आई ऑल्सो एस्टिमेट कि ये एसेट मुझे इक्वल बेनिफिट देगी ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एंड दैट इज वाई मैंने सिलेक्ट किया कि इसका मेथड हम SLM यूज करेंगे, ठीक है। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होगा? 100 माइनस 10 that is 90 divided by 10 years which is 9, correct? yes, okay। अब होगा, अब मैं अकाउंट ड्रॉ करूंगी। फर्स्ट ईयर में मैं बोलूंगी 2 बैंक 100, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लग गया 9, बैलेंस आ गया 81, सेकेंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस 81, सेकेंड ईयर के एंड में वापस 9 डेप्रिसिएशन लगा 72, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 72। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ऑल टुगेदर एक नई टेक्नोलॉजी आई है बिकॉज ऑफ विच आई रियलाइज्ड कि अभी थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आई रियलाइज्ड कि यार अभी ये एसेट को मैं 10 साल तो यूज ही ना कर पाऊँ, दो मैंने खरीदा था विद द इंटेंशन कि मैं इसे 10 साल यूज कर पाऊंगी एंड माई यूजफुल लाइफ वुड बी 10 years, but I've realized that with so much change in technology I can work with this asset only for more 4 years. So if you see, हाँ क्या, अरे सॉरी 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 सॉरी, सिली सिली मिस्टेक्स ऐसे होते हैं ना, इसको 82 ले लो। हाँ मुझसे तो सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं। आई एम नॉट वेरी प्राउड अबाउट दैट, बट मैंने एग्जाम में भी किए हुए हैं मेरे, इसलिए मैं तुमको बोलती हूँ तुम लोग मत करो। हाँ अरे इतना डेंजर एक्सपीरियंस है कि जब मैं आई, मतलब तुम मेरे लिटरली मम्मी को भी पूछ सकते हो एंड अभी भी मतलब क्या होता था कि सिंस स्कूल मैं जब पेपर लिखती थी मैथ्स का तो मैं पूरा पेपर करेक्टली सॉल्व करती थी, लेकिन अब क्वेश्चन में फिगर दिया होगा कि सपोज क्वेश्चन में ही लिखा है कि सपोज 100, पता नहीं मैं जब आंसर सॉल्व करती थी आई यूज्ड टू टेक इट 10 और प्रोबेबली 90 एंड आई यूज्ड टू सॉल्व एंटायर क्वेश्चन करेक्टली, बट मेरा मैं फिगर्स ही चेंज कर लेती थी। तो एवरी रिपोर्ट डे माय टीचर यूज्ड टू टेल मम्मी कि अरे ये शी नोज हाउ टू सॉल्व, बट द प्रॉब्लम इज शी टेक्स जो क्वेश्चन पेपर में फिगर्स ही नहीं है वही फिगर्स से वो सॉल्व करती है, तो फिर ऑफकोर्स वो भी कैसे मार्क्स देंगे, तो मेरी मम्मी बहुत इरिटेट हो जाती थी। तो तब तब मैं जब स्कूल में जाती थी पेपर देने के लिए, फिर मम्मी बोलती थी हमेशा कि जो नंबर लिखा है ना वही लिख के आना उधर, दूसरा नंबर चेंज मत करना। फिर उसके बाद व्हेन आई वेंट इनटू लाइक कॉलेज,
पता नहीं वही मिस्टेक्स वैसे भी होने लगे। एंड सीए फाइनल में ऑल्सो जब व्हेन आई यूज्ड टू सीए में ऑल्सो व्हेन आई यूज्ड टू राइट टेस्ट सीरीज वगैरह और मैं चेक करती थी, तो मैं मम्मी बाजू में ऐसे शी यूज्ड टू जस्ट सिट कभी कभी, तो मैं बोलती थी मम्मी देखना यार मैंने यहाँ पे फुकट मेरे मार्क्स चले गए। तुमको ऐसे इरिटेट होता है ना कि यार पूरे 8 मार्क्स 9 मार्क्स यहाँ पे चले गए बिकॉज मैंने ऑल टुगेदर कोई दूसरा ही ले लिया। तो मम्मी बोलती बचपन से ही प्रॉब्लम है। एंड टिल डेट मतलब मैं अगर अभी भी एग्जाम देने जाऊँ ना तो मम्मी लिटरली हमारे घर पे के डोर से शी शाउट्स, जब तक मैं नीचे नहीं जाती हूँ तब तक शी शाउट्स 3 टाइम्स कि पेपर में फिगर्स जैसे है वैसे के वैसे लिखना। मुझे अभी इतना एम्बैरेसिंग होता है वो। आई डोंट नो इन 2007 अभी यस अभी ऑल्सो आई गेव अ पेपर 2 years दिस ईयर ओनली। एक एग्जाम दे रही थी मैं, तो जब मैं वो एग्जाम पे जा रही थी तभी भी मम्मी मतलब आई वॉज गोइंग टू एंटर द लिफ्ट एंड देयर वर फ्यू पीपल इन द लिफ्ट एंड येट शी वाज शाउटिंग कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में जो नंबर बोला है वही वैसे के वैसे लिख के आना, वो बदलना मत। मुझे इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था कि कैसे लगेगा इनकी बेटी सीए कैसे हुई। इनकी मम्मी अभी तक इंस्ट्रक्शंस देती है ऐसे। अरे नहीं वो एक एग्जाम देना था मुझे, फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी वो एग्जाम एमसीक्यू वाला है, उसके लिए अपने को ऐसा कुछ लिखना नहीं होता है, कंप्यूटर पे सिलेक्ट करना होता है। फिर भी मेरी मम्मी बोल रही थी। सो ये मेरे केस में तो बहुत बहुत इशू है, ऐसे सिली मिस्टेक्स तो मैं बहुत करती हूँ एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। आई एम टेलिंग यू प्लीज ये हैबिट चेंज करो। मेरी तो नहीं हो रही है फिर भी, बट समटाइम्स आई स्टिल डू इट एंड यू कैन लिटरली वाउच दिस विथ माई मॉम। कभी तो मेरे मम्मी से मिले ना तो मेरे मम्मी को पूछना कि मेरी मम्मी ये करती है क्या, अभी भी करती है। चलो सो अभी हम क्या बोल रहे थे कि यूजफुल लाइफ थर्ड ईयर के एंड में we've realized कि अभी we will not be able to use this machine we more we'll be able to use it only for maximum 4 years. So actually मुझे बताओ कि हमारी टोटल यूजफुल लाइफ हमने कितना अज्यूम किया था, कितना एस्टिमेट किया था? 10 years. बट अभी रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ कितनी हो गई टोटल? सी 2 खत्म हो गई एक्चुअली, 7 भी नहीं, एक सेकेंड रुको। हम ओरिजिनली 10 इयर्स बोल रहे थे और अगर मैं बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर से बोलूं कि और 4 साल काम आएगी, मतलब ईयर नंबर 3 में यूज आएगी, ईयर नंबर 4 में यूज आएगी, ईयर नंबर 5 एंड ईयर नंबर 6 and I've already used it for 2 years. So can I say my total life is now only 6 years? Yes, so I've changed the life. यूजफुल लाइफ ही मेरी चेंज हो गई। तो अभी क्वेश्चन क्या आता है, कंसेप्ट पे फोकस करो। नाउ माय टोटल लाइफ हैज चेंज्ड। अभी जब हमने इनिशियली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था तो हमने कैलकुलेट करते वक्त यूजफुल लाइफ लिया था 10। नाउ तुम ही मुझे बताओ क्या ईयर नंबर 1 में, जब हम ईयर नंबर 1 में खड़े थे, जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, हमने एंट्री 9 से मारी, क्या उस दिन हमने कुछ गलत किया? नो उस दिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी ऑफ ऑल द रिसोर्सेस विच वी हैड, डिड वी डू एवरीथिंग करेक्टली हमारे हिसाब से? यस, सो आइडियली शुड आई गो बैक एंड चेंज दिस? नो, सो ये भी कांस्टेंट रहेगा। इन ईयर नंबर 2 ऑल्सो आई हैड नो रीजन टू बिलीव कि डेप्रिसिएशन 9 नहीं लगेगा, सो फिर भी मैंने 9 लगाया। सो आई माई financial statements are showing correct position at the end of year number 1, at the end of year number 2. बट ईयर नंबर 3 में अब जब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, अब मुझे पता चला है कि देयर इज सम चेंज। अब मुझे समझा है कि नहीं यार ये एसेट अभी इस साल पकड़ के सिर्फ 4 साल यूज में आएगी। सो नाउ आई विल हैव टू चेंज द डेप्रिसिएशन। सो अगेन दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड दिस विल चेंज प्रोस्पेक्टिवली। सो डेप्रिसिएशन फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स विल चेंज। अब कैसे चेंज होगा वो? अब मेरी एसेट की WDV कितनी है? राइट, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर it is 82.
नाउ दिस 82 आई हैव टू स्प्रेड ओवर 4 years ओनली, क्योंकि अभी ये 4 ही साल काम में आने वाली है. सो दिस 82 डिवाइडेड बाय 4, तो तुम्हारा जो भी डेप्रिसिएशन आएगा 20.5 आ रहा है, करेक्ट. अभी ये भी गलत है, करेक्ट. तुमने और एक पकड़ना चाहिए, हमने ये सब में रेसिडुअल वैल्यू भी लिया हुआ है. सो हमने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, 82 माइनस, तो क्वेश्चन में चेक किया करो कि रेसिडुअल वैल्यू है क्या नहीं. अगर रेसिडुअल वैल्यू है तो मैं बोलूँगी कि थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मेरे एसेट की वैल्यू 82 है, उसमें से 10 तो वापस आ जाएंगे, तो 82 माइनस 10. सो जो भी मेरा एसेट का नेट कॉस्ट है दैट इज 72. ये मुझे स्प्रेड करना है ओवर 4 years. सो दिस इज 4 years. So it has to be actually 72 divided by 4, which is 18. क्या? अब मुझे कैसे समझेगा, बताते जाना तू. टेलीग्राम वगैरह पे मोबाइल पे तो कुछ चलता होगा. ठीक है, सुन सुन मैं बताती हूँ पटपट. ये देख, थर्ड ईयर के एंड में आयुष, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मेरे एसेट की वैल्यू कितनी थी, 82. ओके, अब मुझे क्या करना है, अब ये एसेट थर्ड ईयर पकड़ के 4 साल ही चलने वाली है, तो मुझे ये 82 4 years में स्प्रेड करना है, करेक्ट. राइट. सो अभी मैं करूंगी 82, लेकिन मेरे सो माय वैल्यू ऑफ द एसेट इज 82, इसमें से 10 तो वापस आ जाएंगे. सो 82 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, बस 80. क्लियर. और वो पहले 2 साल के डेप्रिसिएशन हम चेंज नहीं करेंगे, सेम रीजन. सो ईयर नंबर थर्ड में मेरा डेप्रिसिएशन होगा 18. सो 82 माइनस 18 विल बी 64. ठीक है. तुम्हारे सो ऑन ईयर नंबर 4 में तुम्हारा डेप्रिसिएशन होगा सो ऑन एंड सो फोर्थ. ईयर नंबर 3, 4, 5 and 6, each year now I'll charge depreciation as 18 rather than जो पहले मैंने निकाला था जो 9 था. अगर तुम चेक करोगे सो देखो, ईयर नंबर 4 में 18 माइनस हो जाएगा तो 46 बचेगा. ईयर नंबर 5 में 46 होगा और इसमें 18 माइनस हो जाएगा तो 28 बचेगा. और ईयर नंबर 6 में बराबर 28 ओपनिंग बैलेंस आएगा, तुम लगाओगे डेप्रिसिएशन 18 का और तुम्हारा रेसिडुअल वैल्यू 10 आ जाएगा, मतलब उसका बैलेंसिंग फिगर 10 आ जाएगा. क्लियर है क्या सबको? यस. सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन यूजफुल लाइफ, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी डू नॉट रिकैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर. जो भी वो साल का ओपनिंग बैलेंस है दैट विल बिकम अ न्यू कॉस्ट ऑफ द एसेट, एंड दैट न्यू कॉस्ट वी हैव टू स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. वेरी सिंपल. कि जिस साल तुम्हारी यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, तुम्हें क्या करना है कि उस साल के बिगिनिंग में उसकी वैल्यू कितनी है, अगर उस साल से तुम्हें डेप्रिसिएशन चेंज करना है तो वो अमाउंट को तुम्हें बचे हुए साल पे डिवाइड कर देना है. So that WDV becomes your new cost and remaining useful life पे you have to spread it. Are we absolutely clear? Yes. अब ये पूरा अकाउंट मत ड्रॉ करो तुम लोग, तुम बस ये एग्जाम्पल लिख लो ये कि पहले ईच ईयर डेप्रिसिएशन 9 था, देन थर्ड ईयर में यू रियलाइज्ड that the asset will work only for more 4 years. So that is why your revised life is total 6 years. And ऐसे depreciation each year calculate होगा for year 3 to onwards, मतलब 6. इतना लिख लो, अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है.
दिस इज कॉस्ट। सबका हो गया? डन। अब चलो इसमें ही मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। सो के आओ सब लोग। सो के आओ सब लोग, भूषण अभी तक लिख रहा है। नींद हो जाएगी हमारी एक। चलो अब सपोज मैं क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देती हूँ, ठीक है। पहले कॉस्ट 100 ही था, रेसिडुअल वैल्यू 10 था, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स था, तो हमने डेप्रिसिएशन 9 निकाला। ईयर नंबर 3 के एंड में क्या चेंज हुआ? सो और ईयर थर्ड यू रियलाइज कि ये एसेट की रेसिडुअल वैल्यू 0 होने वाली। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में ही तुम्हें समझ गया कि हमने इसकी रेसिडुअल वैल्यू तो 10 पकड़ी थी, लेकिन एक्चुअली टेक्नोलॉजी के चेंज के वजह से कुछ 10 वगैरह कुछ नहीं आएगा, 0 पैसा आएगा, हमें लिटरली ये एसेट निकाल देनी पड़ी। फिर हम बोलेंगे अरे लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त तो पहले हमने अज्यूम किया था कि 100 रुपये मेरा खर्चा है, इसमें से 10 वापस आ जाएगा, तो एक्चुअली मेरा खर्चा 90 ही है, तो वो मैंने 10 साल पे स्प्रेड किया था 9 करके। अगेन सेम लॉजिक, ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन विच यू हैड, तुम तुम्हारे हिसाब से सही जा रहे हो, इसके लिए हम पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब तुम्हें ईयर नंबर 3 में रियलाइज हो चुका है कि भाई डेप्रिसिएशन अभी वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं आने वाली है, तो अभी ईयर नंबर 3 से तुम क्या करोगे? अगेन चेंज इन एस्टिमेट, प्लीज समझो, मेथड चेंज हो, लाइफ चेंज हो या रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो, तुम्हें पिछले सालों को डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है, जो है वो नए ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है। सो सिंपल, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मेरे एसेट की लाइफ कितनी वैल्यू कितनी थी? 82 माइनस अभी रेसिडुअल वैल्यू कितनी होने वाली है? 0। सो मैं बोल रही थी कि मुझे ये 82 अभी स्प्रेड करना है। यूजफुल लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आया है, तो मेरी यूजफुल लाइफ अभी भी कितनी है? 8 ईयर्स। थर्ड ईयर को पकड़ के, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन लगाया नहीं है, 2 ही साल खत्म हुए। सो नाउ आई हैव टू स्प्रेड 82 ओवर 8 ईयर्स। क्लियर? सो कितना होगा? 82 डिवाइडेड बाय 8। सो हर ईयर मेरा डेप्रिसिएशन विल बी हायर। ऑफ कोर्स ये लॉजिकली समझना चाहिए तुम्हें कि तुम्हारा डेप्रिसिएशन अभी थोड़ा हायर होगा क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट बढ़ चुका है। सो नाउ ईच ईयर यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन फ्रॉम ईयर नंबर 3 टू ईयर नंबर अभी 10th ईयर तक, ईच ईयर यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन एज 10.25। 10th ईयर के एंड में तुम देखोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे एसेट अकाउंट में बैलेंस 0 दिखेगा। क्लियर है सबको? yes, so whenever we change residual value also, हमें सिर्फ पिछले सालों को कुछ नहीं करना है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आया है
उसको ही अभी बचे हुए ईयर्स पे स्प्रेड करना है, कंसिडरिंग नो रेसिडुअल वैल्यू इज गोइंग टू बी देयर और चेंज्ड रेसिडुअल वैल्यू. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. Yes, इसे change in method of depreciation, change in useful life and change in residual value. These are important concepts. ये CA इंटर लेवल पे आते हैं, तो इस पे क्वेश्चंस भी तुम्हें आ सकते हैं. तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क करो, ये रिवीजन के लिए मस्ट है. चलो इलस्ट्रेशन 9 पे आ जाओ. अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज, तुम्हें वो एग्जाम्पल लिख लेना है क्या? लिख लिया ना सब लोगों ने? अगर नहीं लिखा है तो लिख लो. चेंज इन रेसिडुअल वैल्यू का. डन. चलो इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं क्या बोल रहे हैं. अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 6 lakh इज depreciated on straight line basis assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years. The estimated remaining useful life after third year, वो चेक किया करो कि आफ्टर थर्ड ईयर वो बोल रहे हैं, was reassessed at 5 years. अब तुम्हें रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द फोर्थ ईयर. करो, पढ़ो वापस और करो कैलकुलेट. चलो चलो पहले ये चेक कर लो. चलो लेट्स चेक दिस. एंड अगेन लाइट हैज गॉन. गाइस एक काम कर लेते हैं, ये लाइट का इशू ही है आज. ये छोटा सा ही क्वेश्चन है 1 मिनट का, कल चेक कर लेंगे. कल नए कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे एंड कल डेप्रिसिएशन चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो बाय बाय.